हाँ भाई। आ गई याद। शुरू करें। तो चलो ठीक है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे चैनल असली क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का लिविंग ऑर्गेनिज्म्स पहला चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे और बाकी एक और इस चैप्टर की वीडियो आएगी जिसमें हम आपको मतलब वो बोनस वीडियो होगी जिसमें एमटीजी के एनसीईआरटी फिंगर टिप्स के हर एक क्वेश्चन करवा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारे जो चैप्टर का नाम है वो क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म से कहने का मतलब क्या है? जो भी चीज़ जिंदा हो उसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। अब यहाँ पे हम ये चीज़ नहीं करेंगे कि क्या लिविंग होता है क्या नॉन लिविंग होता है, वो सब आप जानते हो। हम सीधा आते हैं टॉपिक पे जो मेन कंसेप्ट है इस चैप्टर का। वो कंसेप्ट इज पावर, आपने सुना ही होगा। तो देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसमें जो पहली लाइन है वो यही है कि डिस्कवर्ड नंबर ऑफ स्पीशीज। मतलब अगर मैं आपको कोई भी चीज़ पढ़ा रहा हूँ, जैसे मान लो मैं आपको पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा रहा हूँ, तो आप यही तो पूछोगे आप पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा तो रहे हो लेकिन पॉल्यूशन है कितना। या फिर अगर पॉल्यूशन भी छोड़ो, आप पॉल्यूशन के अलावा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ किसी स्पीशीज़ के बारे में या फिर किसी मशीन के बारे में, तो आप यही पूछोगे हम उसके बारे में पढ़ क्यों रहे हैं, क्या वो इतनी बड़ी है, और अगर इतनी बड़ी है तो है कितनी वो। तो ठीक उसी तरह से हम पढ़ रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स है कितने पहले यही डिस्कस करेंगे। अब देखो, हमें ना डिस्कवर्ड मतलब जितनी खोज ली गई हैं, जितनी स्पीशीज खोज ली गई हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है स्पीशीज। स्पीशीज का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म्स का एक सेट होता है जो साथ में इंटरब्रीड कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, और उनमें कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं। जैसे कुत्ता जो होता है वो बिल्ली के साथ रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, जो डॉग होगा वो किट के साथ रिप्रोड्यूस करेगा ही नहीं, डॉग एक डॉग के साथ ही रिप्रोड्यूस करेगा। तो वो जो डॉग है वो उस स्पीशीज का एक मेंबर कहलाएगा और कैट एक अलग स्पीशीज की मेंबर कहलाएगी। तो ऐसे ही जैसे डॉग, कैट, गाय, ह्यूमन और भी काफ़ी सारी स्पीशीज मिला के इन चीज़ों को स्पीशीज कहते हैं। और इनके अगर हम काउंट करने लग जाए यानी नंबर्स निकालने लग जाए तो वो अभी तक कितने डिस्कवर कर चुके हैं हम? 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज डिस्कवर हो चुकी हैं टिल टिल नाउ। यानी आज तक 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज डिस्कवर हो चुकी है। तो क्या ये टोटल स्पीशीज है? नहीं। क्यों? क्योंकि अभी देखो हमने ना पूरी पृथ्वी छानी नहीं है। पूरी पृथ्वी छोड़ो, हमने अपने समुंदर जो होता है ना वो भी पूरे नहीं छाने हैं। डीप सीज में हजारों ऐसी प्रजातियां हैं, और हमने जंगल भी नहीं छाने भाई। जंगलों में भी अलग अलग तरह की चीज़ मिल जाएंगे, पौधे पेड़ वगैरह, है ना। तो ऐसे करते करते अगर मैं अज्यूमेशन लगाऊं, मतलब अगर मैं मानूं कि कितने हो सकते हैं, और तो साइंटिस्ट ने अज्यूम करा है कि जो नंबर ऑफ स्पीशीज हैं वो कितने हो सकते हैं? 8 मिलियन तक भी जा सकते हैं। मतलब आप देख रहे हो कितना ज़्यादा डिफरेंस है इसमें। 1.78 और 1.8 मिलियन, यानी मान लो 2 मिलियन करीबन, और एक 8 मिलियन, यानी अभी भी कितने डिस्कवर करने में बाकी हैं? 6 मिलियन, या फिर आप कह सकते हो 6.2 मिलियन। तो 6.2 मिलियन कितना होता है? 1 मिलियन 10 लाख, तो 6.2 इंटू 10 62 लैक्स स्पीशीज, यानी 62 लाख स्पीशीज अभी भी डिस्कवर होना बची हैं। तो आप समझ रहे हो कि कितना ज़्यादा गैप है इन चीज़ों में, और कितनी ज़्यादा फर्दर स्टडीज़ अभी हमें और करनी है आगे वाली क्लासेस में। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस चैप्टर का सार बताओ, या फिर आप मुझसे पूछो कि सर इस चैप्टर का सार बताइए, या फिर एक ऐसी लाइन या फिर कोई ट्रिक बता दीजिए जिससे पूरा चैप्टर समराइज हो जाए, तो लास्ट मोमेंट के लिए एक लाइन जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है, इस चैप्टर के इर्द गिर्द भाई पूरा की पूरा ये जो लाइफ ऑर्गेनिज्म चैप्टर है पूरा की पूरा कंप्लीट हो जाता है। जो चैप्टर का लाइन है ये
व्हाट इफ वी स्पॉट अ न्यू ऑर्गेनिजम्स, क्या होगा अगर हम एक नया ऑर्गेनिज्म ढूंढ ले। तो देखो ये 4 स्टेप भी बताए गए हैं और इन्हीं 4 स्टेप से फर्दर टेक्सो क्लासिफिकेशन में आ जाती है, टैक्सोनॉमी वगैरह, और उसी में स्पीशीज, किंगडम, फाइलम वगैरह सारा आ जाता है। यानी इस सिर्फ एक सवाल से ही पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो सकता है। अब वो कैसे होगा वो मैं आपको चैप्टर के लास्ट में बताऊंगा। तो देखो, व्हाट इफ वी स्पॉट अ न्यू ऑर्गेनिज्म, क्या होगा अगर हमने नया ऑर्गेनिज्म ढूंढ लिया। अब नए ऑर्गेनिज्म से मतलब क्या है? नए ऑर्गेनिज्म से मतलब है जो स्पीशीज हमने 1.7 to 1.8 मिलियन अब तक ढूंढी है और 6.2 मिलियन अभी तक बची हैं। अगर हम में से किसी ने साइंटिस्ट बने और हम में से किसी ने इन स्पीशीज में से कोई एक स्पीशीज ढूंढ ली, तो हम उसके साथ करेंगे क्या? देखो, सबसे पहले क्या पता वो इनमें से ना हो कि इन्हीं में से हो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका करेक्टराइजेशन, यानी उसके करेक्टर्स निकालेंगे। जैसे हम मान लो मेरे पास एक गाय है, अब गाय के क्या क्या करेक्टर देखूंगा मैं, कि उसके 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है। ये जो मोर्फोलॉजिकल करेक्टर हो गया, वो एक एनिमल है ना। न्यूट्रिशन में वो हेटेरोट्रॉफ्स है, रिप्रोडक्शन में वो बर्थ देती है बच्चों को। तो ये उसके करेक्टर्स हो गए। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के करेक्टर्स को इकट्ठे करने का प्रोसीजर का नाम ही करेक्टराइजेशन है। तो हमारा ये जो करेक्टराइजेशन वाला पार्ट है वो हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारा आता है क्या? आइडेंटिफिकेशन। ध्यान रखिए, करेक्टराइजेशन और आइडेंटिफिकेशन में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि तो इसमें भी करेक्टर्स का ही काम है और इसमें भी करेक्टर्स का ही काम है, लेकिन इनके एम अलग अलग है। इसका एम क्या है? इसका एम है सिर्फ और सिर्फ करेक्टर्स को इकट्ठा करना, सिर्फ और सिर्फ करेक्टर्स को इकट्ठा करना। पर इसका क्या एम है? इसका एम है उन करेक्टर्स को लेकर जो गिवन डाटा हमारे पास साइंटिस्ट ने रख रखा है उसके साथ मैच करना। आइडेंटिफिकेशन की डेफिनेशन यही है कि जब कोई भी किसी भी चीज़ के करेक्टर्स हम इकट्ठे कर लें तो उसको मैच करके देखें कि वो पहले से है भी कि नहीं, या फिर कोई नया ऑर्गेनिज्म है। अगर ये सारी चीज़ें भी हो जाती हैं, मान लो आपने करेक्टराइजेशन कर लिया उसके सारे, एक एग्जाम्पल के लिए मार्कर ही ले लो, ठीक है। अब मार्कर मान लो एक नई स्पीशीज़ है, मार्कर जिंदा हो गया है, सपोज कर लो मार्कर जिंदा हो गया है। अब मार्कर की अगर मैं करेक्टराइजेशन निकालूंगा तो इसमें करेक्टर्स निकालूंगा। करेक्टर्स क्या है? ये रेड चलता है। अब आगे ये प्लास्टिक का बना हुआ है। अब आगे ये रिप्रोड्यूस भी कर सकता है, क्योंकि लिविंग है तो रिप्रोड्यूस कर ही सकता है। अब कैसे करता है वो हमें नहीं पता, अगर जिंदा होता तो पता होता। अब अगर मैं ये जो नया ऑर्गेनिज्म है मेरे पास, इसके करेक्टर्स किसी के साथ मैच करूंगा तो वो नहीं होंगे, हालांकि बात है, क्योंकि ये नया ऑर्गेनिज्म है, इसके करेक्टर दूसरे अगर ऑर्गेनिज्म मिल जाए तो ये तो पुराना वाला ही हो जाएगा। तो इसीलिए कि किसी भी स्पीशीज से अगर मैच नहीं बैठ रहा तो हम फर्दर करेंगे क्या? फर्दर करेंगे आइडेंटिफिकेशन के बाद हम करेंगे बाद में नॉमेनक्लेचर। अब नॉमेनक्लेचर एक बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में, तो इसको हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक आता है, क्या आता है? नॉमेनक्लेचर। अब देखो नॉमेनक्लेचर होता क्या है। नॉमेनक्लेचर जिसको नहीं पता उसको मैं बता दूं, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? नामकरण। नामकरण जानते क्या होता है? हम्म, ऑब्वियसली जानते होंगे। जब कोई भी छोटा बच्चा होता है तो उसका नाम रखते हैं, तो जैसे हिंदू कल्चर वगैरह में, तो जब उस प्रोसीजर को या फिर उस परंपरा को या फिर उस विधि को हम नामकरण कहते हैं। तो इसी तरह से अगर हमें कोई नया ऑर्गेनिज्म मिल जाए तो वो एक नए बच्चे की समान है, तो हमें उसका भाई नाम ही ढूंढना पड़ेगा। अब देखो, पहले हमने करेक्टराइजेशन करा, उसके करेक्टर्स निकाले, फिर उसके बाद उसे मैच करा आइडेंटिफिकेशन में। अब जब इतना सब कुछ करने के बाद भी वो मैच नहीं हुआ तो यानी वो डेफिनेटली एक नया ऑर्गेनिज्म है। अब नए ऑर्गेनिज्म का नाम भी तो होना चाहिए, तो उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर को हिंदी में क्या कहते हैं? नामकरण। और ये जो नॉमेनक्लेचर है वो डिस्कवर करा किससे करा गया था? वैसे नॉमेनक्लेचर तो एक जनरल प्रोसेस है, अगर मैं किसी भी चीज़ का नाम रख दूँ तो यानी मैंने ही नामकरण करा है। तो डिस्कवर तो हर कोई कर लेता है, लेकिन बायोलॉजी में यहाँ पर किसने डिस्कवर करा था इसको? इसको डिस्कवर करा था
हमारे प्यारे थे साइंटिस्ट कार्लेस लिनियस। अब देखो ये जो नाम है ना वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये नीट यूजी में भी काफ़ी बार पूछा गया है। अगर आप एक ऐसे बच्चे जो नीट के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आपने अभी फ़िलहाल में न्यूज़ तो सुनी होगी, नीट में भाई बहुत बड़ा स्कैम हो रखा है ना। काफ़ी ज़्यादा बच्चों को रैंक ऑन दे जाती है, 715 वालों को भी एम्स नहीं मिल रहा है, तक कि 720 वाले को भी एम्स में मिलना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। तो अगर आप जनरल हो और नीट की तैयारी कर रहे हो, कैसे बच्चे हो जिसका सपना ही डॉक्टर बनना है, तो ऐसी ऐसी छोटी चीज़ें आपको अपने सपने की हल्की हल्की जो छोटी छोटी फर्स्ट स्टेप्स होते हैं ना, वही चढ़ने में मदद करेंगे। क्योंकि हमारी जो अप्रोच होनी चाहिए ना, आप वो ये नहीं होनी चाहिए कि 600 लिया है एम्स में हो गया, मतलब 610 लिया है, पिछले साल यही था, लेकिन अब जो होना चाहिए वो होना चाहिए कि 720 में से 720 लाएंगे, ताकि अगर हमारे 720 आते हैं और तब भी हमारा एडमिशन नहीं होता है, तो हमारी तरफ से तो ये रहेगा कि भाई हमने पूरी कोशिश करी थी। अब नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, और भी कॉलेज भरे पड़े हैं। बाकी ये तो हो गई नीट वगैरह की बात। अगर आप नीट यूजी, ऐसा बच्चे जो नीट यूजी के लिए प्रिपेयर करता, तो ये सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट वगैरह वो मैं बताते रहता हूँ, तो इसलिए भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। प्रमोशन भी हो गया भाई। तो नेक्स्ट हमारे नॉमेनक्लेचर के आते हैं कुछ रूल्स। इसके रूल्स क्या हैं? पहला रूल कि ये ना लैटिन लैंग्वेज में लिखा जाएगा, जिसे हम कहते हैं ए डेड लैंग्वेज। ए की फुल फॉर्म जानते हो? ऑल्सो नोन एस, ऑल्सो नोन एस को हम ए कहते हैं, और लैटिन लैंग्वेज को ही डेड लैंग्वेज कहते हैं। अब क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो, वैसे क्यों कहते हैं ये एग्ज़ाम में नहीं आने वाला, लेकिन फिर भी आपको पता रहना चाहिए। लैटिन लैंग्वेज आज से काफ़ी सालों पुरानी लैंग्वेज है, और इसको इस्तेमाल करना लगभग लगभग पूरा बंद हो चुका है। बस इस्तेमाल कहाँ आती है? साइंस में। साइंस में भी ये जो नेम्स वगैरह ना, इनमें इस्तेमाल करते हैं इन्हें। अब इनमें क्यों करते हैं? कोई बढ़िया लैंग्वेज ले लेते, इंग्लिश ले लेते, वो तो कॉमन भी है ना। हिंदी नहीं ले रहे तो इंग्लिश ले लो भाई, कॉमन भी है। लेकिन अगर मान लो इंग्लिश उन्होंने ले भी ली, तो बाकी कंट्रीज़ के लिए भी डिसरिस्पेक्टफुल है। और अगर सारी लैंग्वेज को प्रमोट करने लग गए, तो हमारे यहाँ जिसे आम कहते हैं, क्या पता चाइना में उसे, चाइना में गाय को आम कहते हो। मतलब सपोज कर लो, तो एक ऑर्गेनिम्स के दो अलग अलग नाम हो सकते हैं, और एक नाम के भी दो अलग अलग ऑर्गेनिम्स होते हैं। तो ऐसे क्या कहते हैं उसे, सिनेरियो बन सकते हैं, ऐसे डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं, जिसके लिए लैटिन लैंग्वेज का प्रयोग करा गया। अब लैटिन लैंग्वेज में एक जो ऑर्गेनिम्स है उसका एक ही नाम होगा, और ये डेड लैंग्वेज भी है, तो किसी को फ़र्क भी नहीं पड़ता, सबको वही सेम प्रेशर झेलना पड़ेगा। जैसे मैंगो को हम कहते हैं मैंजीफेरा इंडिका। अब इंग्लिश वाले को भी याद करने में उतनी वो कठिनाई होगी जितना हिंदी वाले को होगी। अब मैं यहाँ पे मैंगो का हम साइंटिफिक नेम अगर आम रखते तो हिंदी वाले भाई बड़ी अच्छी तरह याद कर लेते, या फिर मैंगो का इंग्लिश 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 में ही रख देते साइंटिफिक नेम मैंगो, तो हिंदी वाले को प्रॉब्लम होती, ब्रिटिश लोग। समझ गए? तो पहला जो पॉइंट है वो है कि जो नेम होगा वो लैटिन लैंग्वेज में होगा, और दूसरा पॉइंट है कि जो नेम होगा ना वो 2 वर्ड का होगा। देखो 3 वर्ड के भी होते हैं, 3 वर्ड, पहला तो 2 वर्ड जो अभी मैं बताऊंगा वो डिस्क्राइब करते हैं, और तीसरा वर्ड उसका साइंटिस्ट का। जैसे मैंगो को हम मैंजीफेरा इंडिका भी कहते हैं, और अगर हमें 3 वर्ड में कोई बोला आपसे कि मैंगो का साइंटिफिक नेम बताओ लेकिन 3 वर्ड वाला, तो आगे बस क्या लगा देना? लिन। अब लिन क्यों लगाया? लिन डिस्क्राइब करता है उस साइंटिस्ट को, कार्लेस लिनियस को, जिसने इस स्पीशीज को ढूंढा है। अब देखो, पहली बात, कार्लेस लिनियस से पहले आम नहीं था, लेकिन इसका नाम सबसे पहले इसने रखा था, इसीलिए इसके नाम पे पड़ गया है, तो इसमें कंफ्यूजन होने की कोई बात नहीं है। तो 2 वर्ड में हमारा नाम होगा। पहला नाम जो होगा वो होगा जेनेरिक नेम। क्या होता है ये क्लासिफिकेशन पता चलेगा। सेकंड जो हमारा वर्ड होता है वो कहलाता है स्पेसिफिक एपिथेट। ये भी क्या होता है, या ये तो बता ही सकते हैं। स्पेसिफिक एपिथेट और स्पीशीज जानते हैं क्या होता है? वही हमारा स्पेसिफिक एपिथेट भी होता है। मतलब अगर आप सिर्फ स्पीशीज की बात कर रहे हो,
तो भी वही करोगे, जैसे क्या ह्यूमन की स्पीशीज सैपियन, और वैसे ही हाँ सैपियन, और उसका स्पेसिफिक एपिथेट भी वो सैपियन ही होगा। लेकिन हम जब इसे लिखते हैं और बोलेंगे कि बोले पूछा आपसे कि ये क्या है, तो अगर एक तरफ लिख रखा है जीनस और एक तरफ लिख रखा है जेनेरिक नेम, वैसे कभी ऐसा आता नहीं है लेकिन आए तो आप जेनेरिक नेम पे टिक करिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसा दे रखा है कि पहला वर्ड को जेनेरिक नेम, दूसरे वर्ड को स्पेसिफिक एपिथेट। तो ये हो गया हमारा जेनेरिक नेम और ये हो गया हमारा स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए दे रखा है मैंगो, मैंगो का मैंजीफेरा जो जेनेरिक नेम हो गया और इंडिका स्पेसिफिक एपिथेट हो गया। अब यहाँ पे अंडरलाइन क्यों करा है वो हमारा आता है नेक्स्ट रूल में। जैसे जो जेनेरिक नेम होगा ना वो स्टार्ट करेगा किससे, कैपिटल लेटर से। एग्जाम्पल के लिए ए बी सी। और जो स्पेसिफिक एपिथेट होगा, यानी इंडिका की बात हो रही है, जो दूसरा वर्ड होगा, यहाँ पे लिख देते हैं ना हम, आपको आसानी रहे, सेकंड, और यहाँ पे ऐसे फर्स्ट वर्ड जेनेरिक नेम, सेकंड वर्ड स्पेसिफिक एपिथेट। स्पेसिफिक एपिथेट जो होगा वो स्टार्ट किससे होगा, स्मॉल लेटर से। एग्जाम्पल ए बी सी ऐसे वाले। तो अब हमारे पास आता है, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए देख रखा है, जो हमारा एम है वो इस बड़ा लेटर है और ये जो आई है ये स्मॉल लेटर में लिखा गया है। नाउ जो हमारा चौथा और लास्ट रूल है वो कहता है कि जब इन्हें हम टाइप करेंगे, रिटन इन इटैलिक, ये इटैलिक में लिखा जाएगा। इटैलिक ये वाला आपने साइन देखा ही होगा, जब हम वर्ड्स होते ऐसे हैं हम उन्हें जब ऐसे कर देते हैं, है ना, तो टेढ़ा करके लिखना होता है किसमें, जब हम टाइप कर रहे हो। लेकिन जब हम उन्हें लिख रहे हो वाइल राइटिंग दे आर अंडरलाइंड, उन्हें अंडरलाइन करा जाता है। किस तरह, इस तरह। और वो भी पूरा, ये पूरा मत मिला देना वरना गलत हो सकता है। सेपरेटली इन्हें अंडरलाइन करा जाता है, सेपरेटली इन्हें अंडरलाइन करा जाता है। अब हमारा हमने नेम निकाल दिया, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसके बाद इनके ना कोड्स भी होते हैं, जैसे अभी आपको दिखा दूं मैं, ICZN ICBN, ये इनके कोड होते हैं, इनके हिसाब से इनका नोमेनक्लेचर होता है। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल, स्पेलिंग खुद लिख लेना, कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, और इसकी जो फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, हमारे पास ये कुछ कोड्स होते हैं, इनके बेसिस पे ही ये नोमेनक्लेचर करा जाता है। अब मान लो मेरे को कोई जैसे आम ही मिल गया, अब मैं इसका किस कोड के बेसिस पे करूँगा, इस वाले के, क्योंकि बोटेनिकल का मतलब ही वो होता है प्लांट होता है, और जूलॉजिकल का मतलब जू एनिमल, ऐसे रिलेट कर सकते हो। तो ये 4 रूल हो गए, इनको दोबारा रिवाइज करते हैं। पहला रूल लैटिन लैंग्वेज में लिखा जाएगा, क्यों, क्योंकि वो डेड लैंग्वेज है। आप इसे उसमें क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ दिया जाए कि स्पेसिफिक नेम कह रहा हूँ, साइंटिफिक नेम आप लैटिन लैंग्वेज में क्यों लिखते हो, तो आप कह सकते हो वो डेड लैंग्वेज है, और जो भी मैंने आपको समझाया। फिर उसके बाद दूसरा जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है 2 वर्ड्स में लिखा जाएगा नेम। पहला वर्ड जेनेरिक नेम, एग्जांपल मैंजीफेरा, दूसरा वर्ड स्पेसिफिक एपिथेट, एग्जांपल इंडिका। पहला नेम जो होगा वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, एग्जांपल यहाँ पे एम कैपिटल है, और स्पेसिफिक एपिथेट स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा, जैसे यहाँ पे आई स्मॉल लेटर में लिखा गया है। अब ये हो गया हमारा तीसरा। चौथा कहता है रूल कि जब भी हम इसे टाइप कर रहे हो तो इटैलिक में अक्षर टेढ़े हो जाएंगे, और जब दूसरे में जब हम लिख रहे हो, जब वाइल राइटिंग, दे आर सेपरेटली अंडरलाइंड।
नाउ ये तो हो गया नोमेनक्लेचर। अब नोमेनक्लेचर यानी चैप्टर खत्म? नहीं, बिल्कुल नहीं। नोमेनक्लेचर के बाद हमने देखो अभी हम कर क्या रहे हैं पहले बताओ। हम इसी सवाल का तो उत्तर दे रहे हैं कि व्हाट इफ वी स्पॉट अ न्यू ऑर्गेनिज्म, अगर हमसे एक नया ऑर्गेनिज्म मिल गया तो हम उसका क्या करेंगे। सबसे पहले हमने करेक्टराइजेशन करा, फिर आइडेंटिफिकेशन, फिर नोमेनक्लेचर। नाउ आफ्टर नोमेनक्लेचर, उसका नामकरण होने के बाद, उसका नाम रखने के बाद हम उसे क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन क्या होता है? जब भी हम किसी ऑर्गेनिजम्स को एक हायरार्की में फिक्स करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिजम्स को एक हायरार्की में हम जोड़ दें या फिर कह सकते हो उसको क्लासीफाई कर दें कि ये किसका है। जैसे मान लो मैंगो का है, मैंगो का आ गया। मैंगो में भी किस किंगडम का है? एनिमल किंगडम का है, प्लांट किंगडम का? प्लांट किंगडम का। अब प्लांट किंगडम में भी किस जीनस का है? ठीक है, सोलेनम जीनस का या मैंजीफेरा जीनस का? मैंजीफेरा का। मैंजीफेरा में भी किस स्पीशीज का है? मैंजीफेरा जेनेरिक में सिर्फ एक ही थोड़ी आएगा ये स्पीशीज, इंडिका, और भी स्पीशीज आएंगी, तो उसमें से भी ये एक स्पेसिफिक स्पीशीज है। तो इसी चीज को ही हम क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो क्लासिफिकेशन भाई हमारा बोर्ड भर गया, थैंक्स टू अवर बोर्ड। नेक्स्ट स्लाइड में हम क्लासिफिकेशन कवर करते हैं। और क्लासिफिकेशन कवर करने से पहले रुको, क्लासिफिकेशन कवर करने से पहले इसमें काफ़ी सारे भारी भारी वर्ड्स आते हैं, तो उनकी डेफिनेशन सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले डेफिनेशन कवर करेंगे, फिर उसके बाद हमारे क्लासिफिकेशन कवर करेंगे और ये चैप्टर हो जाएगा पूर्ण स्वाहा। बस इसके क्वेश्चन करने रह जाएंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये रही हमारी नेक्स्ट स्लाइड, और नेक्स्ट स्लाइड में जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वैसे टॉपिक नहीं है, एक नेक्स्ट टॉपिक को समझने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं इस चैप्टर में, कुछ भारी भारी वर्ड्स आते हैं वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी, ये आपने क्लास 10th में SST जियोग्राफी में भी पढ़ा होगा। तो बायोडाइवर्सिटी आप बताइए होता क्या है, पहले आपसे जान लिया, दिल से कनेक्टेड है भाई, उधर से जवाब दो, इधर मिल जाएगा। तो देखिए बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन आप में से कुछ लोगों ने ये गलती करी होगी। आप में से कुछ लोगों ने ये कहा होगा कि बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता। जैव विविधता का मतलब है कि जितने भी धरती पे जीव हैं या जितने भी धरती पे ऑर्गेनिज्म्स हैं वो सब मिलकर बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं। बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन अगर मैं बायोडाइवर्सिटी की प्रॉपर डेफिनेशन जानने लग जाऊं तो वो क्या होगी? इट इज़ ये है डिग्री। अब डिग्री का मतलब क्या है इधर? डिग्री का मतलब है नंबर्स। ये नंबर है किस चीज़ की संख्या है? ये वेरिएबिलिटी अमंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिज्म में जितनी भी वेरिएबिलिटी आती है, जैसे एक कुत्ता हो गया, एक बिल्ली हो गई, एक इंसान हो गया, तो ये 3 वेरिएबल प्रकार के ऑर्गेनिजम्स हैं। तो अगर ऐसे कोई हम गिनते चले जाएं तो इनकी जो डिग्री निकलेगी ना, मतलब जो इनका नंबर निकलेगा, संख्या निकलेगी जो, उसी को हम क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी। एक और बार रिपीट करते हैं, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? ये डिग्री होती है, नंबर होती है किसकी? वेरिएबिलिटी। यहाँ पे मार्क बाई वर्ड्स वेरिएबिलिटी लिखा है, और ये लिखना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, क्योंकि अभी ना आपके पास कोई UPSC का एग्ज़ाम नहीं है, ना कोई कॉलेज का एग्ज़ाम है कि आप पूरे जो बायोडाइवर्सिटी का पता है, जो भी पता है वो सब लिख दो। मार्क्स है 2 मार्क्स का है तो ज़्यादा लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ये सिंपल सी एक लाइन लिख दो, आपके 2 नंबर पक्के। लेकिन इन सिंपल लाइंस में उनको ना आंसर की मिलती है, जिनमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो आपको आंसर में लिखने पड़ेंगे। अगर वो कीवर्ड्स भी लिखे आ गए तो भी आपके नंबर मिल जाएंगे। जैसे वेरिएबिलिटी यहाँ पे कीवर्ड है, डिग्री यहाँ पे कीवर्ड है, और एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के वेरिएबिलिटी की डिग्री को ही हम क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन है सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स क्या होता है? सिस्टमैटिक्स होता है स्टडी ऑफ, देखो भाई ऑफ कितना बढ़िया बनाया मैंने, वो ऐसे जा रहा है और फिर यहाँ से यूँ जाके फिर यहाँ से बढ़िया बनाया भाई ऑफ, तो पढ़ लो। तो सिस्टमैटिक में स्टडी ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये जो हमने पहली डेफिनेशन पढ़ी थी बायोडाइवर्सिटी, उसी की स्टडी को, उसी के क्या कहते हैं उसे,
पढ़ाई को हम सिस्टमेटिक कहते हैं। इसके कितने स्टेप होते हैं? 4 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप कैरेक्टराइजेशन, मैं साथ साथ बोलो। दूसरा स्टेप आइडेंटिफिकेशन, तीसरा स्टेप नोमेनक्लेचर और चौथा स्टेप या क्लासिफिकेशन। बायोडाइवर्सिटी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे थे कि हमने अगर कोई नया ऑर्गेनिज्म ढूंढ लिया तो हम उसके साथ क्या करेंगे, यही चीज़ें करेंगे। और अगर हमें पहले से ही एक ऑर्गेनिज्म मिल रखा है, वो भी बायोडाइवर्सिटी के अंदर आता है, तो अगर हमें कोई पहले से ऑर्गेनिज्म मिल रखा है जो बायोडाइवर्सिटी के अंदर ही आता है ऑब्वियसली, उसकी अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो उसमें भी तो यही 4 स्टेप होंगे। समझ गए? नाउ नेक्स्ट जो आती है हमारी डेफिनेशन वो आएगी टैक्सोनॉमी। अब टैक्सोनॉमी और सिस्टमेटिक, इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है बच्चों को, और जब क्वेश्चन करते हैं ना तो इसी में सबसे ज़्यादा फंसते हैं, क्योंकि इनकी जो डेफिनेशन है लगभग मतलब आपको दिख रही होगी इतनी बड़ी है, ये एक लाइन की है, लेकिन नहीं, इनकी जो डेफिनेशन का जो मतलब निकलता है वो लगभग एक ही निकलता है, लेकिन फिर भी ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। वो कैसे मैं बताता हूँ। पहले जान लेते हैं हम कि टैक्सोनॉमी होता क्या है। टैक्सोनॉमी क्या होता है? स्टडी होती है, ये भी एक पढ़ाई है किसकी? प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत, सिद्धांतों की और प्रोसीजर, जो भी विधि होगी किसकी? क्लासिफिकेशन की। आओ हम डीप जाते चले जा रहे हैं, क्योंकि क्लासिफिकेशन ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है। कैरेक्टराइजेशन पढ़ लिया हमने, आइडेंटिफिकेशन पढ़ लिया, नोमेनक्लेचर पढ़ लिया, नाउ हमारा क्लासिफिकेशन ही नेक्स्ट टॉपिक होने चले जा रहा है। तो हम अगर क्लासिफिकेशन के प्रोसीजर और प्रिंसिपल को समझेंगे तो वो भी किसी भी ऑर्गेनिजम्स की मतलब कई सारे ऑर्गेनिजम्स होंगे, उनके क्लासिफिकेशन का हम सिद्धांत की क्या क्या रूल्स रखते हैं और उनका प्रोसीजर क्या विधि होती है ये समझ लें, तो उसी का नाम है बच्चों क्या? टैक्सोनॉमी। अब ये कुछ चीज़ें रिफ्लेक्ट करती है, ये कुछ चीज़ें दर्शाती है। क्या दर्शाती है? ये दर्शाती है किसी भी कोई भी नेचुरल हो या फिर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। अब नेचुरल से क्या मतलब है? जैसे भी किसी भी ऑर्गेनिज्म का नेचर के साथ क्या कनेक्शन है, या फिर वो नेचर में क्या काम करता है, किस कैटेगरी में, किस नेचर की किस कैटेगरी में आता है। और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को हम कहते हैं इवोल्यूशन। आशा दिख रहा होगा वहाँ तक, अगर रेंज इसकी जा रही होगी तो कैमरा की। तो देखो ये रिफ्लेक्ट करता है नेचुरल, जो नेचर से जुड़ी चीज़ें हैं, और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, जैसे ऑर्गेनिजम्स है कोई भी। अब उस ऑर्गेनिजम्स में जैसे फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म, मान लो इंसान है। अब इंसान चिंपांजी से हम कहते हैं ना, जो इंसान होते हैं वो किसके पूर्वज हैं? सॉरी जो चिंपांजी वो इंसानों के पूर्वज हैं। अब ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप से पता लगता है, यानी इवोल्यूशन से पता लगता है कि ये पहले आए और इन्हीं से इवॉल्व होते होते हम आए। तो यही टैक्सोनॉमी ये चीज़ें दर्शाती हैं। ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता लगी? हम पीछे तो गए नहीं थे, लेकिन जो चार्ट्स बनते हैं, जो टैक्सोनॉमी डेटा इकट्ठा करते हैं, उन सारी चीज़ें से ये सब चीज़ें दर्शाती है, रिफ्लेक्ट करती है। और किसके? अमंग ऑर्गेनिजम्स के रिफ्लेक्ट करती है। अब आगे ये और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करती है, जैसे कुछ डिटेल्स हैं एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर। ये एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर बताती है किसका? किसी भी ऑर्गेनिज्म का। और क्या क्या बताती हैं? सेल स्ट्रक्चर, उसका सेलुलर स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसका इकोलॉजिकल क्या होगा, मतलब उसमें इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, मतलब वो उसका हैबिटाट क्या है, या फिर नेचर के साथ कैसा कनेक्शन है, वो सारी चीज़ें वो भी किसका होता है? किसी भी ऑर्गेनिजम्स का। तो देखो 3 यहाँ पे मोटे मोटे पॉइंट है। पहला पॉइंट कि टैक्सोनॉमी में सबसे पहले क्या है? ये क्लासिफिकेशन, किसी भी कई सारे ऑर्गेनिजम्स के क्लासिफिकेशन के सिद्धांत और विधि का स्टडी है, की पढ़ाई है। और ये रिफ्लेक्ट करता है किसी भी ऑर्गेनिजम्स के नेचर और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स को। बाकी ये और क्या क्या प्रोवाइड करता है? ये एक्सटर्नल, इंटरनल, सेलुलर और इकोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंफॉर्मेशन भी देता है किसके? ऑर्गेनिजम्स के। अब ये जो टर्म था ना टैक्सोनॉमी,
वो टर्म किसके द्वारा दिया गया था? AP डे कैंडोले। ये टर्म जो दिया गया था वो दिया गया था AP डे कैंडोले। और ये जो नाम है वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि इससे नीट यूजी में क्वेश्चन आ रखे हैं। जैसे पिछली स्लाइड्स में एक नाम था कार्लस लिनियस, उसने क्या डिस्कवर करा था? देखते हैं कितने बच्चे मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं, कमेंट में बताना। और ये जो AP डे कैंडोले है, ये भी नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसने डिस्कवर करा है टैक्सोनॉमी। नाउ हमने टैक्सोनॉमी समझ लिया, सिस्टमैटिक समझ लिया, बायोडाइवर्सिटी समझ लिया। अब हम चाहते हैं डीप, कहाँ पर? क्लासिफिकेशन में। क्लासिफिकेशन मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी ऑर्गेनिम्स है उसका हम क्लासिफाई करेंगे कि वो है कहाँ पे, वो रहता कहाँ पे है। जैसे कि एक मैंगो है, मैंगो किस किंगडम में आएगा? एनिमल में, प्लांट पे? प्लांट में भी कौन से जीनस में आएगा? जीनस भी उसका अलग अलग होते हैं। तो ऐसी जो मैंने कहा था कि किंगडम, जीनस, फैमिली, ऑर्गेनिम्स वगैरह, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज होती हैं। और इन टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज को टैक्सा या फिर टैक्सॉन भी कहते हैं। बाकी यहाँ पे हेरार्कियल अरेंजमेंट दे रखा है। अब हेरार्कियल का मतलब जान लो, कई लोगों को हेरार्कियल मतलब ही नहीं पता होगा। हेरार्कियल का मतलब जो बड़ा है वो ऊपर रहेगा, जो नीचे है वो छोटा रहेगा, या फिर वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो अगर उस मैनर में हमने चीज़ें अरेंज कर दी तो उसी को हम हेरार्कियल अरेंजमेंट कहते हैं। तो देखो, अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है? किंगडम। या यहाँ से स्टार्ट नहीं, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होंगे? ऑर्गेनिम्स मिलके, जो ऑर्गेनिम्स एक ग्रुप होगा, यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक ग्रुप होगा किसका? ऑर्गेनिजम्स का। वो क्या करता है? वो कर सकता है विच कैन इंटरब्रीड, जो आपस में इंटरब्रीड यानी रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। वो भी कैसे? फ्रीली, ये नहीं कि ज़बरदस्ती। अब जैसे आपको बताएं, जो आपने सुना होगा खच्चर, तो खच्चर क्या होता है? जब घोड़ा और गधा रिप्रोड्यूस करता है तो निकलता है हमारा खच्चर, और वो इनफर्टाइल है। और ये जो घोड़े और गधा, ये अलग अलग स्पीशीज़ हैं, इनको ज़बरदस्ती रिप्रोड्यूस कराया जाता है। अब जैसे घोड़ा है, घोड़े के पास दोनों चीज़ें हैं, ताकत भी है, दिमाग भी है। लेकिन हमारा जो गधा है उसके पास ना ही दिमाग है और ना ही ताकत है। अब घोड़े से तुम ज़्यादा काम कराओगे वो लात मार देगा, और गधे से तुम ज़्यादा काम कराओगे वो गधा करता रहेगा सारा काम, लेकिन वो थक के, या तो वो क्या बोलते हैं, ज़्यादा ही थक जाएगा, या फिर वो मर जाएगा काम करते करते, अगर उसे कंटिन्यूसली काम कराते गए तो इन सारी चीज़ों के रिलेटेड हमने एक सोल्यूशन निकाला था। हमने तो क्या, कुछ होंगे भाई बहुत ज़्यादा पूर्वजीवी, है ना, उन्होंने क्या करा कि घोड़े और जो हमारा गधा है उसकी रिप्रोड्यूस कराया और बनाए खच्चर। अब उसमें खच्चर में दिमाग नहीं है, लेकिन जो ताकत है वो घोड़े जितनी है। मतलब जो दिमाग वाला है इनहेरिटेंस है वो लिया गधे से, और जो ताकत वाले इनहेरिटेंस है, जो क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड कह रहा हूँ, इनहेरिटेंस करेक्टर्स हैं, वो ले गए हैं ताकत के घोड़े से। तो अब गए खच्चर, लेकिन वो इनफर्टाइल है। लेकिन जब कोई ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिम्स मिल जाए, जैसे मान लो एक कुत्ता, दूसरा कुत्ता, तीसरा कुत्ता, ऐसे मान के झुंड बना लिया, तो वो सारे कुत्ते आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। वो भी फ्रीली करेंगे, ऐसा नहीं है कि उनको ज़बरदस्ती कराना पड़ेगा, वो अपने आप ही करेंगे। तो ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिम्स जो इंटरब्रीड कर सकें, वो भी कैसे? फ्रीली। अब क्यों इंटरब्रीड कर रहे हैं? टू फॉर्म अ फर्टाइल प्रोजेनेसी, एक नई फर्टाइल प्रोजेनेसी बनाने के लिए। अब प्रोजेनेसी तो आपको पता ही है, बच्चे को कहते हैं जो आने वाली पीढ़ी है। लेकिन फर्टाइल यहाँ पे क्यों? फर्टाइल इसलिए क्योंकि अगर जैसे मान लो खच्चर पैदा हुआ था, खच्चर इनफर्टाइल है, अब वो आगे जाके और रिप्रोड्यूस कर ही नहीं सकता। लेकिन अगर घोड़ा घोड़े के साथ ही करे तो एक घोड़ा घोड़ी जो भी बनेगा वो आगे जाके भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे ना हमारा जो चैप्टर होता है ना वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। बस बचा क्या है? एक दो चार्ट बचे हैं, एक प्लांट का और एक एनिमल का। आई नो ऐसा एनसीईआरटी में कुछ है नहीं, लेकिन एनसीईआरटी से वो चीज़ें बाहर भी नहीं है। अब कैसे, वो मैं आपको समझाता हूँ।
एनसीईआरटी में आप मुझसे बोलोगे कि टेक्सोनॉमी के बाद एक किंगडम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़, इन सब के अलग अलग पैराग्राफ्स दिए गए हैं। लेकिन उन पैराग्राफ्स में है क्या? पहली बात, उन पैराग्राफ्स में जैसे मान लो किंगडम का पैराग्राफ है तो किंगडम की डेफिनेशन होगी और किंगडम के कुछ एग्जांपल्स होंगे। तो डेफिनेशन के लिए ना मैं ट्रिक लाया हूँ, एक ही डेफिनेशन बस आपको याद रखनी है और इन ब्लैंक्स में कुछ आपको भर देना है, जो अभी बताऊंगा मैं वो चीज़ें भर देनी है, आपकी डेफिनेशन पूरी हो जाएगी। आप इन 1 2 3 4 5 6 7 8 इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, इनकी याद करने की ज़रूरत, आप बस ये डेफिनेशन याद कर लो, इनकी खुद निकाल लोगे। बस स्पीशीज़ की ये जो डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख रखी है ये याद कर लेना। बाकी रहा आपका एग्जांपल्स का, जैसे किंगडम है, किंगडम में पहले डेफिनेशंस फिर एग्जांपल्स। अब बाकी रहा एग्जांपल्स का, तो एक चार्ट बना देंगे जिसमें सारे के सारे लिंक्ड वाइज हमारे पास जितने भी एग्जांपल्स हैं एनसीईआरटी में सारे की सारे कवर हो जाएंगे, और या कह लो एक्स्ट्रा भी हैं। तो सबसे पहले मैं बैठ जाता हूँ, वरना आपको ये दिखेगा नहीं, शक्ल तो आ रही होगी मेरी। हाँ, और देखो डेफिनेशन ट्रिक क्या है। पहले तो स्पीशीज़ की डेफिनेशन हम याद कर लेंगे। स्पीशीज़ की डेफिनेशन है द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली टू फॉर्म फर्टाइल प्रोजेनेसी। ये हो गई स्पीशीज़ की डेफिनेशन। अब ये तो हो गई स्पीशीज़ की डेफिनेशन। बाकी जीनस की डेफिनेशन में भी हल्के से चेंजेस हैं। वो चेंजेस क्या है? आपको सिर्फ ये याद रखना है, अ ग्रुप ऑफ इंटर रिलेटेड, जो चीज़ें आपस में मिली हों उसे इंटर रिलेटेड कहते हैं, या फिर आपस में कनेक्टेड हो उन्हें इंटर रिलेटेड कहते हैं। तो अगर मैं मान लो जीनस की डेफिनेशन निकाल रहा हूँ तो वो होगी अ ग्रुप ऑफ इंटर रिलेटेड। जीनस में क्या आता है, किसका ग्रुप है? स्पीशीज़ का ग्रुप है। तो अ ग्रुप ऑफ इंटर रिलेटेड स्पीशीज़ डेट पोजेस सम सिमिलर कोरिलेटेड करेक्टर्स, आपस में लिंक्ड कुछ कोरिलेटेड करेक्टर्स होंगे जो वो पोजेस करेगा। कौन? स्पीशीज़। स्पीशीज़ इज, यहाँ से लिख देना, इज नोन एज जीनस, यहाँ से लिख दोगे। तो जीनस में ना बस यहाँ से और यहाँ तक ये वाला पार्ट जीनस में नहीं आता है। अब क्यों नहीं आता वो अभी आपको बताता हूँ। बाकी नेक्स्ट हम देखते हैं किसकी? फैमिली की। फैमिली का क्या होगा? अ ग्रुप ऑफ इंटर रिलेटेड। किसके इंटर रिलेटेड है? मतलब कौन सा किसका ग्रुप है भाई फैमिली में? सिंपल सी बात है, जीनस का ग्रुप है तो जीनस यहाँ पे लिख देंगे, लिख देते हैं अपन जीनस। अब भाई ऐसे तो नहीं लिख सकता मैं, ठीक है। ये है हमारा जीनस डेट पोजेस, जिनके पास है कुछ सिमिलर कोरिलेटेड करेक्टर्स, यहाँ तक समझ है। लेकिन वो जो कोरिलेटेड करेक्टर्स होंगे वो लेसर होंगे। किसके कंपेयर में लेसर होंगे? अब जैसे हमने इधर क्या रखा था? जीनस। तो जीनस के बाद वाली जो एरो है, यहाँ पे देखो एरो का साइन भी लगा रखा है, जैसे याद रहे। आप भी अपने नोट जब बनाओगे तो एरो का साइन रखना जिसमें आपको याद रहे। तो जीनस के बाद जो एरो में आएगी साइन वो स्पीशीज़ होगा। तो यहाँ पे लिख देना अपने को स्पीशीज़। अब ऑब्वियस सी बात है, स्पीशीज़ में जो करेक्टर्स होंगे वो ज़्यादा होंगे, लेकिन जो जीनस में करेक्टर्स होंगे वो कम होंगे। तो इसीलिए यहाँ पे बोला है वो जो जीनस में करेक्टर्स हैं वो कम है किसके कंपेयर में? स्पीशीज़ में जो करेक्टर्स होंगे। अब उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? फैमिली, ठीक है। अगर फैमिली की डेफिनेशन दोबारा से देखो, अ ग्रुप ऑफ इंटररिलेटेड जीनस दैट पोजेस सम सिमिलर कोरिलेटेड करेक्टर विच आर लेसर इन नंबर एज कंपेयर टू स्पीशीज इज नोन एज फैमिली। और वहीं ऑर्डर का देखेंगे तो अ ग्रुप ऑफ इंटररिलेटेड फैमिली दैट पोजेस सम सिमिलर कोरिलेटेड करेक्टर विच आर लेसर इन नंबर एज कंपेयर टू फैम। अभी हमने यहाँ पे क्या लिखा था? ऑर्डर का देखा था ना, हाँ ऑर्डर का फैमिली, फैमिली के बाद यहाँ पे स्पीशीज की जगह क्या आ जाएगा? जीनस इज नोन एज ऑर्डर। तो देखो ये हो गया आपका डेफिनेशन पार्ट भी कंप्लीट। अब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, बस एग्जांपल्स बचे हैं, वो अभी मैं आपको लिंक करके एक चार्ट में पूरा समझा दूंगा। 2 स्लाइड और लगेंगे, एक हमारा एनिमल का और एक हमारा प्लांट का। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्लांट्स की तरफ।
तो हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे हम पढ़ेंगे किसके बारे में? प्लांट्स के बारे में, यानी पौधों के बारे में। अब देखो, जो हमारा चैप्टर चल रहा था लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो हमने पिछली स्लाइड में ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया था। जो हमारे चीज़ें बच रही थी वो थी सिर्फ एग्जाम्पल्स, और वो एग्जाम्पल्स मैंने इस मैनर में लिख दिए हैं, इस वे में लिख दिए कि आपको भाई याद रह जाएंगे। और अगर आपसे कोई भी, अगर मानो आपको रैंडम एग्जांपल दिए, जैसे सोलेनेशियाई पोटैटो फैमिली को कहते हैं, कॉन्वोवलेसियाई भी एक फैमिली होती है, तो आपको याद नहीं रहेगा। लेकिन अगर एक वे में, एक फ्लो में आपको याद कराया जाए तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा याद रहती है इनटू द रैंडम डाटास, मतलब कंपेयर टू एज अ रैंडम डाटास। तो ये सारी चीज़ें को हम काउंटर करने के लिए हमने ये पूरा एक चार्ट बनाया है। इसमें सारे की सारे आपके एनसीईआरटी के प्लांट्स के जो एग्जाम्पल्स आपकी जो चैप्टर 1 में एनसीईआरटी में दे रखे हैं वो सब कंप्लीट हो जाएंगे। और इसके बाद एक और स्लाइड लगेगी एनिमल के लिए, वो भी फिर पूरा लेक्चर जो होगा कंप्लीट हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हो चैप्टर भी हमारा समाप्त हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? प्लांट्स के बारे में। अब प्लांट्स में जो सबसे पहले चीज़ें आएंगी, सबसे पहले चीज़ें आएंगी क्या? ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स में क्या आएगा? आलू, जिसे हम पोटैटो भी कहते हैं, मकई, ये मक्का, वो जो कहते हैं ना मक्के की रोटी, वो वाला चीज़ नहीं है, ये अलग प्लांट है। और एक हमारा हो गया बैगन, जिसे हम ब्रिंजल भी कहते हैं। आलू में जो हमारा जो साइंटिफिक नेम है आलू का, वो है सोलेनम ट्यूबरोसम, और मकोई का सोलेनम निग्रियम, ब्रिंजल का सोलेनम मेलनजीना। तो ये जो नेम है ये हो गए हमारे क्या साइंटिफिक के, ऑर्गेनिजम्स के। साइंटिफिक नेम्स, ठीक है। साइंटिफिक नेम के बाद ये तो हो गई हमारे ऑर्गेनिजम्स, और ये हो गए इनके स्पेसिफिक क्या, स्पेसिफिक हो गई है इनके क्या नेम्स, या साइंटिफिक नेम कह सकते हो आप। अब इसमें जो पहला वर्ड डिनोट करता है वो डिनोट क्या करता है? वो पहला वर्ड जो डिनोट करता है वो करता है जेनेरिक नेम, या उसे ही हम जीनस भी कहते हैं। ये जो ना ट्यूबरेसम, निग्रियम और सेलेंजिना, ये क्या है? ये हैं अलग अलग स्पीशीज। अब स्पीशीज मिलके एक बनाएंगी क्या? जीनस। ये जो जीनस है ये इन स्पीशीज से मिलके बना है। सोलेनम स्पीशीज जो बनी है ये आलू, मकोई और ब्रिंजल की स्पीशीज से मिलके एक जीनस बना है सोलेनम। और किसी और ऑर्गेनिजम्स के स्पीशीज से मिलके बना होगा पेटूनिया, और किसी और ऑर्गेनिजम्स के स्पीशीज से मिलके बना होगा धतूरा। तो ये सारी क्या हैं? जीनस। अब जीनस के बाद ये जितनी भी तीनों जीनस है, अगर हम इनको ऐड कर दें, इनकी ग्रुपिंग कर दें, तो हमारे पास क्या आती है? एक सोलोनोसियाई, सोलेनासियाई फैमिली, और इसे हम पोटैटो फैमिली भी कहते हैं। अब सोलेनासियाई फैमिली हो गई। सोलेना फैमिली के साथ किसी अदर जीनस से मिलके, किसी अदर जीनसेस से मिलके एक और फैमिली बनेगी जिसका नाम है कॉन्वोव्यूलसियाई। तो ये जो बने थे वो थे जीनस, और ये बनी है हमारी फैमिली। अब सोलेनासियाई और कॉन्वोव्यूलसियाई का अगर हम ग्रुपिंग कर दें तो वो दोनों मिलके बनाते हैं एक ऑर्डर पॉलीमोनियल। पॉलिनोमियल पढ़ा था ना 10th क्लास में, एन की जगह एम कर दो, पॉलीमोनियल्स। और ये क्या है? ये है हमारा ऑर्डर। अब देखो, जितने भी एनसीईआरटी पे एग्जाम्पल दे रखे हैं स्पीशीज के, वो यही हैं बस। सोलेनम सेलेंजिना, मतलब सेलेंजिना एक स्पीशीज है, निग्रियम एक स्पीशीज का एग्जाम्पल दे रखा है, और ट्यूबरेसम का एक एग्जाम्पल दे रखा है। और जितनी भी जीनस हैं वो यही है, सिर्फ एक धतूरे का एग्जाम्पल दे रखा है, पेटूनिया का और एक सोलेनम का। और जितने भी फैमिली हैं सिर्फ दो ही फैमिली का एग्जाम्पल दे रखा है, सोलेनासियाई और कॉन्वोव्यूलसियाई। और एक जो ऑर्डर है वो सिर्फ एक ही ऑर्डर, प्लांट के एक ही ऑर्डर का
ये जितने भी स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर जिनके भी एग्जांपल्स की बात करूँ, ये सिर्फ प्लांट्स की बात करूँगा, एनिमल्स की अलग से करेंगे। तो ऑर्डर जो दिया है वो सिर्फ प्लांट्स का एक ही ऑर्डर का नाम दिया गया है जिसका नाम है पॉलीमोनियल। तो ये पूरा चार्ट है, इसे आप याद कर सकते हो और इससे ना आपको एक क्लियरिटी रहेगी। जैसे अब आपसे कोई पूछे कि मकोई की आप वो बताओ, फैमिली बताओ, तो मकोई की जो फैमिली होगी वो होगी सोलेनेसियाई। और अगर आपसे कोई ऑर्डर पूछ ले तो पॉलिनोमियल। वैसे ही ब्रिंजल की जो ब्रिंजल का जो स्पीशीज होगी वो होगी सेलेंजिना, जीनस होगा सोलेनम, फिर फैमिली सोलेनेसियाई और ऑर्डर पॉलीमोनियल्स। तो ये था हमारा प्लांट का। चलिए अगली स्लाइड पे हम एनिमल का सीखते हैं और इस चैप्टर को करते हैं स्वाहा। तो ये हमारी नेक्स्ट स्लाइड, और नेक्स्ट स्लाइड का जो टॉपिक है वो है क्या, एनिमल। और सुनो, जो हमने पिछली स्लाइड करी थी ना प्लांट्स की, उसमें ब्रिंजल में सोलेनम सेलेंजिना लिखा था। वो सोलेनम सेलेंजिना नहीं है, वो सोलेनम मेलेंजिना है। तो अगर आपने नोट्स बना लिए तो उसमें एस की जगह एम कर देना। बाकी एनिमल हम पढ़ने वाले हैं, और एनिमल में सबसे पहले आता है ऑर्गेनिजम्स। क्योंकि किसी भी क्लासिफिकेशन में सबसे पहला जो रोल निभाते हैं वो ऑर्गेनिजम्स है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म से मिलकर बनेंगी हमारी स्पीशीज़ और फिर से जीनस, फिर और सब। तो ऑर्गेनिजम्स हमारे पास यहाँ पे 3 हैं, एक लायन, एक टाइगर और एक लेपर्ड। लायन का साइंटिफिक नेम होता है पैंथेरा लियो, टाइगर का साइंटिफिक नेम होता है पैंथेरा टिग्रिस और लेपर्ड का साइंटिफिक नेम होता है पैंथेरा पार्डस। अब इनकी ये जो है ना, ये डिफरेंट स्पीशीज़ हैं। ये लियो, टिग्रिस, पार्डस, ये डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, और ये मिलके जो बनाते हैं वो बनाते हैं स्पीशीज़, ये बनाएंगी। और इनकी जब ग्रुपिंग हो जाएगी तो ये एक जीनस बनाएंगे जिसका नाम है क्या, पैंथेरा। पैंथेरा जीनस बनाएंगे, और किसी और स्पीशीज से मिलके एक और जीनस बनता है जिसका नाम है फेलिस। फेलिस को हम कैट जीनस भी कहते हैं, और इससे एमसीक्यू भर के आते हैं, तो इसे याद रखना। अब जीनस हो गया, जीनस के बाद हमारे पास पैंथेरा और फेलिस की जब हम ग्रुपिंग करते हैं तो बनता है फेलिडेई। अब देखो क्वेश्चन ये आता है कि हमने पैंथेरा और किसी फिश के जीनस का हमने ग्रुपिंग क्यों नहीं करा, हमने पैंथेरा और कैट के ही जीनस का ग्रुप क्यों करा। ये आप भी कमेंट्स में बता सकते हो इसका आंसर, मैं तो बताऊंगा ही। क्योंकि आप देखो यहाँ पे अगर शेर को लो और बिल्ली को लो, उसमें कॉमन कैरेक्टर्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू शेर और मछली में। इसीलिए हमने पैंथेरा और फेलिस का ग्रुपिंग करके फेलिडाई कैट फैमिली बनाया, ना कि पैंथेरा और फिश का पैंथेरा और फिश के जीनस की ग्रुपिंग करके कोई और फैमिली बनाई। तो पैंथेरा और फेलिस का हमने ग्रुप करके एक फैमिली बना दी फेलिडाई, और किसी और जीनस से मिलके एक और फैमिली बन गई, क्या, कैनिडाई। कैनिडाई को हम डॉग फैमिली कहते हैं और फेलिडाई को कैट फैमिली कहते हैं। ये कंफ्यूजन मत रखना इधर फेलिस और फेलिडाई में। जहाँ भी फैमिली आते हैं ना वहाँ पे वर्ड्स के पीछे ए आता है, और यहाँ पर बाकी तो 2 ही नाम है हमारे पास, एक फेलिडाई और एक फेलिस। अब ए वाला अगर जैसे ए वाला हमारा क्या है, फैमिली, तो जो दूसरा वाला होगा वो ऑटोमेटिकली जीनस हो जाएगा। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कॉन्ट्रडिक्ट दे देगा आपको कि आपसे पूछ लेगा कैट फैमिली और कैट जीनस का नाम बताओ। अब अगर आपको करेक्ट याद होगा कि कैट फैमिली फेलिडाई होती है तो आप लिख दोगे, लेकिन अगर कन्फ्यूजन रहा तो फैमिली की जगह आप जीनस लिख के आ जाओगे, जीनस की जगह फैमिली लिख के आ जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं है, उससे मार्क्स कट जाएंगे। अब जब कैट फैमिली और डॉग फैमिली यानी फेलिडाई और कैनिडाई की ग्रुपिंग करते हैं तो हमारे पास बन के आता है एक ऑर्डर जिसका नाम है कार्निवोरा। और कहीं और से कार्निवोरा जो मांस खाते हैं और जंगलों में रहते हैं, बाकी ये सब, और किसी और हमारे फैमिलीज़ को मिला के एक हमारा ऑर्डर बनेगा जिसका नाम है प्रिमाटा। प्रिमाटा में आते हैं हमारे ह्यूमंस, गिब्बन्स, मॉन्की, गोरिल्ला। ये सारे जो ऑर्गेनिज्म्स हैं ये प्रिमाटा में आते हैं, एंड हैंस प्रूव्ड कि हम भाई जानवर हैं।
अगर आपको आज के बाद कोई जानवर कहे या जानवर बुलाए तो भाई बुरा मत मानना, क्योंकि हम हैं भाई। तो ये हमारा कार्निवोरा हो गया और प्रिमाटा हो गया। अब कार्निवोरा और प्रिमाटा की अगर हम मिक्सिंग करें या फिर कह सकते हो ग्रुपिंग करें तो हमारी एक क्लास बनेगी जिसका नाम है ममेलिया। अब ममेलिया की भी तो किसी और के साथ ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, तो हमने उसके बाद हमने और भी दो हमने और क्लास लिए हैं। एक हमारी फिशेस की क्लास है और एक हमारी एम्फीबियंस की क्लास है। अब एम्फीबियंस और फिश होती तो एक ही है, लेकिन इनमें मेन डिफरेंस क्या होता है? फिश सिर्फ पानी में रह सकती हैं और एम्फीबियंस जो होते हैं वो पानी में भी रह सकते हैं, ज़मीन में भी रह सकते हैं। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा क्रोकोडाइल। अब आगे मतलब और भी डिफरेंस होते हैं, लेकिन आप अपने क्लैरिटी रखने के लिए आपसे डिफरेंस पूछेगा नहीं, लेकिन क्लैरिटी रखने के लिए आप ये डिफरेंस याद रख सकते हैं। फिर जब ममेलिया, फिश और एम्फीबियंस इन सभी के पास, इन तीनों के ही पास क्या होती है? रीढ़ की हड्डी, नोटोकॉर्ड भी कहते हैं, फिर स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है इनके पास, जिनसे इनका फाइलम बन जाता है कोर्डाटा। और जिनके पास नहीं है वो क्या होंगे? इंसेक्ट होंगे, जैसे मक्खी, मच्छर वगैरह। और हमारे पास आता है एक और ऑक्टोपस, और ऑक्टोपस फिश नहीं होता भाई, बहुत होता। तो जैसे मैंने जब सुना था ना कि ऑक्टोपस फिश नहीं होता, भाई मैं हैरान था बिल्कुल। मेरे को तो क्योंकि मैंने तो बचपन से ही सीखा है, फिश का चार्ट आता है उसमें ऑक्टोपस की फ़ोटो लगी आती है तो बस फिश ही मान लिया उसे। तो आप फिश मत मानना, ये मैमेलिया, फिश और एम्फीबियंस की ग्रुपिंग करके बना कोर्डाटा। अब कोर्डाटा की भी तो किसी के साथ ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, तो कोर्डाटा जिनके पास नोटोकॉर्ड है, जिनके पास नहीं है वो होंगे इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स का जो फाइलम होता है वो बनेगा आर्थ्रोपोडा, और बाकी एक ऑक्टोपस का अलग से फाइलम बनता है जिसका नाम है मोलस्का। अब देखो हमारे जो होता है हाउस फ्लाई, क्या है? एक इंसेक्ट है। इसका जो जेनेरिक नेम होता है, जेनेरिक नेम होता है इसका, वो होता है मस्का। ठीक है, इसका जेनेरिक नेम होता है मस्का और ऑक्टोपस के फाइलम का नाम होता है मोलस्का। तो इसमें ना कंफ्यूजन नहीं रखनी बिल्कुल भी। अगर आपको भाई नीट में लाने या 720 तो बिल्कुल भी एकदम क्रिस्टल क्लियरिटी होनी चाहिए आपके दिमाग में कि कौन सी क्या चीज़ है, और बिल्कुल भी कंफ्यूजन होनी ही नहीं चाहिए। क्योंकि कई बच्चे होते हैं वो मोलस्का की जगह मस्का लिख देंगे, मस्का की जगह मोलस्का लिख देंगे, तो भाई वो गलत हो जाती हैं चीज़ें और फिर नंबर तो कटेंगे ही। तो इसलिए इनमें डिफरेंस याद रखना। ये हाउस फ्लाई का जेनेरिक नेम है, हाउस फ्लाई का ये जीनस है, लेकिन यहाँ पे ये मोलस्का ऑक्टोपस का फाइलम है। अब इन तीनों की जब हम ग्रुपिंग कर देते हैं तो हमारा लास्ट में बनता है प्यारा सा दुलारा सा एनिमेलिया किंगडम। एंड वंस हैज प्रूव्ड अगेन कि ह्यूमन भी एनिमल है। सो दिस वॉज द लेक्चर। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई, और देखो सुनो, आपको बेशक फ्लो याद ना हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इनकी जो स्पेलिंग्स हैं वो याद रखना। और अगर आप एक दो बार ये फ्लो याद करने की कोशिश करना, फ्लो याद करने की कोशिश करना, आपको हो भी जाएगा, आसानी से हो जाएगा। 3-4 बार याद करने की कोशिश करना, 5वीं बार में आप देखोगे कि आप अपना भी बोलने लग रहे हो इसके एकदम फ्लो के साथ। लेकिन 5वीं बार आप बोलने लग गए, लेकिन अब 2-3 दिन के लिए छोड़ दिया, फिर तीसरे दिन देखा आप भाई फ्लो भूल गए। लेकिन फ्लो तो भूल गए आप, लेकिन जो इसके वर्ड्स हैं वो अभी भी आपके जहन में, आपके बॉडी में बसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपसे कोई ऐसे पूछे बता, ऐसे उठाए नींद से और पूछे बता कैट फैमिली को क्या कहते हैं? फेलिडाई। डॉग फैमिली को क्या कहते हैं? कैनिडाई। ऑक्टोपस के फाइलम को क्या कहते हैं? मोलस्का। या फिर आप कह सकते हो लेपर्ड के साइंटिफिक नेम क्या है? पैंथेरा पार्डस। तो ये सारी चीज़ें आपके जहन में बसी होंगी और आपसे ऐसे ही निकलेंगी। चाहे फ्लो याद ना हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फ्लो हो जाएगा, लेकिन 2-3 बार आप भाई दोबारा भूल जाओगे। लेकिन जो इनके वर्ड्स हैं और इनकी स्पेलिंग है ये याद रहनी चाहिए। अब हमें एनसीईआरटी में एनिमल में ऑर्गेनिजम्स में सिर्फ 3 ही ऑर्गेनिजम्स का एग्जांपल दिया गया है, लॉयन, टाइगर, लेपर्ड। इनके साइंटिफिक नेम बताए गए हैं पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस और पैंथेरा पार्डस। इसके साथ यहाँ पे स्पीशीज़ में भी 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं, लियो, टिग्रिस, पार्डस।
फिर जीनस के 2 एग्जाम्पल, पैंथेरा और फेलिस। फेलिस हमारा जीनस होता है किसका, कैट का, और पैंथेरा होता है लायन, टाइगर और लेपर्ड का जीनस होता है। फिर फैमिली के भी हमें 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं, फेलिडाई और कैनिडाई। कैनिडाई डॉग फैमिली, फेलिडाई कैट फैमिली। और बाकी ऑर्डर में हमारे पास 2 ऑर्डर आ जाते हैं, कार्निवोरा और प्रिमाटा। प्रिमाटा में ह्यूमन, गिब्बन्स, मंकी, गोरिल्ला, ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स होते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया कि ह्यूमन का ऑर्डर बताओ, तो आपको याद रहना चाहिए कि वो प्रिमाटा होता है, और ह्यूमन से रिलेटेड है तो इसलिए इससे चांसेस क्वेश्चन आने भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर हमारे पास क्लास के भी 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं, ममेलिया, फिश और एम्फीबियंस। और फाइलम के हमें 3 और एग्जाम्पल दिए गए हैं, कोर्डाटा जिनके पास रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट है या फिर स्पाइनल कोड कह सकते हो या नोटोकोड। आर्थ्रोपोडा जिनके पास नहीं है, जो इंसेक्ट है, मोलस्का यानी ऑक्टोपस का फाइलम। और ये तीनों मिला के किंगडम तो बस एक ही होगा, एनिमेलिया। और प्लांट किंगडम को हम कहते हैं प्लांटाई। तो ये हो गया हमारा पूरा चैप्टर फिनिश। आपको ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना, और समझ आया कि नहीं आया ये भी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इसे शेयर कर दो जो भी नीट एस्पिरेंट है या फिर क्लास 11th भी जिन्हें फोड़नी है, भाई सब कुछ शेयर कर दो। बाकी मिलते किसी और वीडियो में। मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।